करंट अफेयर एक दूसरे ही आते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें इस तरह के क्वेश्चन को अपन को अवॉइड करना है, कुछ तरह के क्वेश्चन को अपन को कैसे डील करना है, ये मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो जो पहला जो पैसेज है वो किसकी बात करता है? लास्ट ट्रेनिंग। अच्छा, लास्ट ट्रेनिंग का मतलब किसी को पता है? कोई लास्ट ट्रेनिंग क्या इंडिया में लास्ट ट्रेनिंग का कोई लॉ है? लास्ट ट्रेनिंग का कोई लॉ है? लास्ट ट्रेनिंग का किसी दूसरे के रिलीजन को कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना और उसको फिर आप रियलाइज करते हो। बेसिकली लास्ट ट्रेनिंग अगर आप एक लेमैन की लैंग्वेज में समझें, बेसिकली दूसरे रिलीजन को अब्यूज करते। इंडिया में कोई भी लास्ट ट्रेनिंग का लॉ नहीं है। ठीक है, ऐसा इंडिया में लास्ट ट्रेनिंग का लॉ नहीं है बिकॉज वी आर अ सेक्युलर कंट्री। ठीक है, पर एक चीज होती है लॉ एंड ऑर्डर। सपोज आज मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में कोई कमेंट करता हूँ, तो वो रिलीजन वाले मेरे को आकर के लड़ना स्टार्ट कर देंगे, मेरे रिलीजन वाले उससे लड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है। पब्लिक प्रॉपर्टीज को बर्न कर देते हैं लोग, राइट? तो वी हैव सीन ऑल दीस थिंग्स। इन सब चीजों को रोकना होगा, है ना? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना होगा, लॉ का काम है। तो इसको बनाने के लिए 295 ए सेक्शन आईपीसी के अंदर डाला है। ठीक है, जैसे 300 में मर्डर होता है, 295 ए इज अबाउट द रिलीजन, हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ अदर कम्युनिटी। ठीक है, सपोज आई से समथिंग अबाउट इस्लामिक पीपल, हिंदू पीपल और व्हाटएवर रिलीजन दे आर फॉलोइंग। ठीक है, अब समझ में आया? स्टेट सेक्युलर है बट मैं मेरा कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता हूँ। इसका मतलब कि मैं इफ यू आर फॉलोइंग अ रिलीजन, मैं उसको अब्यूज नहीं कर सकता। ये भी आर्टिकल 25 का पार्ट है कि अगर मैं किसी की पूजा कर रहा हूँ तो उसको आप डेरोगेटरी ना हो। ठीक है, तो क्विकली अब फेयर क्रिटिसिज्म होता है, जैसे मान लो डाउरी। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू डाउरी। अब डाउरी में आप बोलो कि शंकर जी ने दिया था, राम जी ने दिया था, तो हम भी लेंगे। ठीक है, लेकिन वो उसको क्रिटिसाइज कर सकते तो डाउरी इज नॉट सॉरी। ओके, ठीक है, कैमरा रिकॉर्ड। तो बेसिकली फेयर एकेडमिक क्रिटिसिज्म, लास्ट में पैसेज में आप पैसेज खोलो सभी लोग क्विकली। ठीक है, एक लाइन लिखा हुआ है, फेयर एकेडमिक क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज ब्लास्फेमी। ये लिखा हुआ है फेयर क्रिटिसिज्म। ठीक है, अब फेयर क्रिटिसिज्म जैसे मैंने एग्जांपल दिया किसी भी केवल प्रैक्टिस, एक संताना करके एक प्रैक्टिस होती है जिसमें जैन लोग अल्टीमेटली खाना छोड़ देते हैं टाइम पे, दे अल्टीमेटली कमिट सुसाइड। ठीक है, इसका रिलेशन जो चंद्रगुप्त पहले जो चंद्रगुप्त के भी लीडर थे, है ना? तो एक जैसा प्रैक्टिस जस्ट टू लीव द वर्ल्ड। ठीक है, राजस्थान में काफी प्रोमिनेंट है। तो बेसिकली अगर इसको मैं क्रिटिसाइज करता हूँ कि लाइफ टू लाइफ यू कांट टेक अवे इट अगेंस्ट द penal law, इसका मतलब ये नहीं दैट आई एम हर्टिंग देयर सेंटिमेंट, इट्स जस्ट अ क्रिटिसिज्म ऑफ अ प्रैक्टिस। ठीक है, बट इसमें बाकी के कमेंट्स नहीं आते जो कि अभी चल रहे हैं। ठीक है, हाँ, नहीं क्या बोल रहे बोलो जो भी सुसाइड है ना, सुसाइड इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने, कर दिया। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द पॉइंट। आया समझ में? अब नाउ पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्विकली रीड करो क्वेश्चन। बाय नेम गंगा, गंगा की उसमें क्रिटिसिज्म रिलीज किया बिकॉज़ शी वाज वर्किंग एज अ प्रोस्टिट्यूट। बेसिकली इसका समराइज ये है पहले क्वेश्चन का कि गंगा एक लेडी थी, शी वाज अ वर्कर एंड शी वाज वर्किंग एज अ प्रोस्टिट्यूट, राइट? सो कैन यू से दैट if a girl working as a prostitute, if her name is Ganga, can you say that she is hurting the Hindu religious sentiment? No, because it's her name and technically अगर हम लोग जाए it's her profession, right? Because many countries except India, few other countries, prostitution is permitted, right? So it's a profession, right?
कोई कोई काम कर रहा है, उसका क्या नाम है, इससे ऑर्डर नहीं कर सकते। आप ये इंक्वायरी नहीं कर सकते किसी का नाम खुद से कोई बना दी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक अभी एग्जाम्पल थी गंगू भाई, हम लोग क्या समझ सकते हैं कि उसी पे है गंगा गंगू, ठीक है। तो किसी के नाम को बोला, अब कोई प्रैक्टिस की बात होगी, किसी प्रैक्टिस को हट कर जो तो बोलते हैं 295 में फाइट करें। तो इसमें क्विकली बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। अब प्रोड्यूसर शुड बी हेल्ड लायबल, क्या प्रोड्यूसर लायबल होगा, पहले तो ये बताओ। नहीं होगा, तो होने वाले ऑप्शन नेग्लेक्ट हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन प्रोड्यूसर शुड नॉट बी हेल्ड लायबल पहला, सी एंड डी करेक्ट होगा। अब डी में क्या है, एक लाइन लिखी हुई है लास्ट में, अननेसेसरी। अननेसेसरी लॉ में कुछ नहीं होता, ये क्या होता है कि अननेसेसरी वो आईडी कनेक्ट नहीं होगा, मतलब रूल आउट करना सीख जाओगे आपकी, अननेसेसरी कुछ होता नहीं, ठीक है। तो बेसिकली फार फेच्ड एक करेक्ट चीज होती है, मतलब बहुत ज्यादा रिमोट एलिगेशन है, बहुत ज्यादा रिमोट। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा सी इज द करेक्ट। किसी को कोई डाउट है पूछ पे चलना टाइम नहीं, ठीक है। ओके, सेकंड ऑप्शन, अ ग्रुप ऑफ एजेस फॉर्म एन एसोसिएशन। अच्छा, रिलीजन को फॉलो करना भी मेरा राइट है, रिलीजन को फॉलो ना करना भी मेरा राइट, ठीक है। मैं किसी भगवान को नहीं मानता, बट डज इट अलाउ मी टू डिसरिस्पेक्ट योर गॉड इफ आई एम नॉट फॉलोइंग एनी गॉड। अगर मैं किसी भगवान को मानता ही नहीं हूँ, एजेस का काम तो ये होना चाहिए कि जब मैं मानता ही हूँ तो मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट क्यों करूँ, क्यों मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट करूँ ही क्यों, ठीक है। तो अब इसमें एथिस्ट ने एक फॉर्मेशन बनाया, ग्रुप बनाया, और उन्होंने बाइबल को लेकर के फाड़ दिया। यू आर नॉट ट्रस्टिंग बाइबल, देन इट्स फाइन, बट व्हाई आर यू फाइटिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर पीपल। सपोज मैंने कोई एक्ट किया, एक्स वाई जेड, ऑल ऑफ यू सपोर्टेड दैट एक्ट, वी आर, क्या हम सब लोग बाइबल होंगे, होंगे, ठीक है। एक वर्ड होता है कॉमन इंटेंशन, ठीक है। एक कॉमन इंटेंशन वर्ड होता है। कॉमन इंटेंशन इज द सेंस कि एक आदमी काम करता है, चार लोग एग्री कर गए, क्योंकि देखो मर्डर जब होता है तो मारता तो एक बंदूक तो एक आदमी चलाता है, ठीक है। बट बंदूक लाके कौन दिया, मरवाया किसने, पैसे किसने दिए, तो ये सारी चीजों में अब मैंने लोग को बोल दिया कि बंदूक लेकर के किसी को मार दो, फिर मैं बोलूँ कि मारा तो तुमने, मैं मर्डर के लिए लाइबल कैसे करूँगा, है ना। तो बेसिकली एक कॉमन इंटेंशन करके चीज होती है, उसमें काम एक आदमी करता है बट लाइबल सारे होते हैं। तो कॉमन इंटेंशन से बन जाएंगे, इसका ऑप्शन क्या चाहिए, मैंने कोई चीज फाड़ दी, चार लोगों ने बोल दिया कि हम सब लोग एग्री कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छह, छह लोग हैं, ठीक है। मैंने पढ़ा, कर एग्री किए, तो मैं आपके साथ हूँ, आप लोग कुछ नहीं बोले, क्या आप लोग लाइबल होंगे। आप लोग क्यों आए हो, पढ़ने आए हो, पहले तो आपको पता नहीं है कि ये चीज होगी, और इसमें वही हुआ है। तो वो लोग एक पर्टिकुलर कॉज के लिए इकट्ठा हुए, देन इवेंचुअली एक आदमी ने बोला कि मैं तो फाड़ दिया बाइबल, और चार लोगों ने उसको सपोर्ट कर दिया। तो लाइबल कौन होगा, सिर्फ एक तो वो आदमी लाइबल होगा, और चार आदमी जो मेन है वो लाइबल। गॉट इट। ऑप्शन बताओ जल्दी क्विकली। All of them are not liable under section 295A. Only the person who stole the Holy Bible shall be good. अच्छा, सिर्फ बाइबल जिसने पढ़ी वही बुक होगा क्या, जिन लोगों ने सपोर्ट किया वो भी होगा, ठीक है। तो all of them are not liable under section 295A. जैसा मैंने बताया, only the members of the association should be held liable. जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया वो सब लोग लायबल होंगे, ठीक है। यू हैव जस्ट आगे यहाँ पे आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, in the light of passage, which of the following statement best describe purpose blasphemy laws in India? जैसा मैंने आपको पहले बताया था, स्टार्टिंग पढ़ो आप लोग तीसरा क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बताओ क्या सही होगा। ब्लास्फेमी लॉ इंडिया में क्यों बनाए गए हैं, जस्ट टू मेंटेन द सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ट्रायंगुलिटी, ठीक है। ट्रायंगुलिटी एक वर्ड होता है लॉ में, जिसका मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ, ठीक है मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली ये जैसे मैंने बताया
कि सिर्फ इनका जो ऑब्जेक्टिव है जस्ट टू मेंटेन पीस एंड किसी को पिनलाइज नहीं करना है, मुझे आप किसी को कुछ भी बोलो, बट आपके बोलने से क्या होगा कि सिचुएशन खराब हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द माइंड ऑफ फैक्ट, अच्छा फैक्ट्स पढ़ लीजिए अपन ने, गंगा वाले जाते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। गंगा मूवी सही थी, आपको लगता है गंगू वाली मूवी सही थी, गंगा मूवी सही है, तो अगर उस मूवी से रोक सकती है तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, होगा ना? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा सही ऑप्शन? ऑप्शन क्विकली, नो वाले तो नेगलेक्ट हो गए ना, नो वाला तो गया, ठीक है ये गया, नो वाले गए, अब ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? नीचे आएगा, सॉरी आई एम न्यू नॉट acquainted with these things, ये थैंक यू, ठीक है, सो बैक, तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बताओ तो जल्दी से। Yes, there is a violation of Article 19.8 because the content of the film cannot be said to be offensive to the religious sentiment of a particular religion. ठीक है, आया समझ में? ठीक, अच्छा ये क्यों नहीं है? सोशल मैसेज से हमको देखो, ये चीज हमको बहुत ही कन्फाइन में रखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन में जिस चीज को डील किया है, अब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था अननेसेसरी वर्ड यूज किया था, ये सब लॉ में जो वर्ड होते नहीं, सोशल, इससे इससे कोई मतलब नहीं, लीगल वर्ड जो था फार फेच्ड एलिगेशन, ठीक है, अभी मैंने यहाँ किसी को, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पता चले मेरे पे केस होता कि मैं गंगा को कुछ बोल रहा था एंड कल के ऊपर केस करते, तो ये फार फेच्ड एलिगेशन है ना, लॉ में टर्म होता है, तो बेसिकली ये टर्म हमको देखना है कि कौन से में टर्म यूज हुए, तो बेसिकली लीगल टर्म अपन जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्विकली क्वेश्चन नंबर 5, पैसेज को समराइज करना हो, एक एब्स्ट्रैक्ट बनाना हो पैसेज का, तो क्या एब्स्ट्रैक्ट होगा इसका? बेस्ट वन, तो blasphemy laws in India protect the freedom of some individual to practice religion as they see fit without insult or unjust attack. Blasphemy laws inherently limit other individual freedom of speech. दूसरा है blasphemy laws in India have blatantly failed because of the secularism. ये तो कोई बात ही नहीं किया भाई, सेक्युलर कौन होता है? स्टेट होता है, और ब्लास्फेमी कौन करता है? इंडिविजुअल करता है, तो दोनों का तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है, सो बेसिकली ऑप्शन बी रूल आउट हो गया। ब्लास्फेमी लॉज इन इंडिया केस अबाउट द फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन, क्या मैंने बताया था आपको, एग्जांपल दिया था, ऑप्शन डी गया, ऑप्शन डी ब्लास्फेमी लॉज इन इंडिया आर नॉट मच वाइडर बिकॉज इंडिया इज सेक्युलर, अगेन सेक्युलर स्टेट है, मैं सेक्युलर कोई हूं, और ब्लास्फेमी कौन करेगा? मैं करूंगा, स्टेट थोड़ी करेगी, ठीक है, तो ऑप्शन ए अपने आप करेक्ट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आया नेक्स्ट पैसेज, ठीक है, हाँ, अब दूसरा है क्वेश्चन, पहली पैसेज में कुछ डाउट है, समझ में आया? लॉज कैसे बनते हैं, ब्लास्फेमी क्या है, सेक्युलर नेचर, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया था मैंने सेक्युलर नेचर, ठीक है, थोड़ा इंटरेक्टिव रहो यार, ठीक है, इतना भी लेट नहीं होते, ठीक है। अब सेकेंड जो पैसेज है क्वेश्चन नंबर 6 to 10, अच्छा एक्सपोज फैक्टर क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की चीज को कहते हैं, मतलब आज कोई इंसिडेंट हुआ और एक लॉ आया जिसको मैंने आज से, आज आया तो मैंने बोल दिया कि ये 1 सितंबर से चालू हो गया, क्रिमिनल लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है बिकॉज इट विल वायलेट आर्टिकल 22, ठीक है, आर्टिकल 22 क्लियरली बोलता है कि जिस दिन लॉ बना है, पीनल लॉ, सिविल लॉ बनाए जा सकते हैं, पीनल लॉ जिस दिन बनाया है उसी दिन से लगेगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल निर्भया वाले में क्या हुआ, जो मेन एक्यूज था
ये अपन आर्टिकल 22 में भी डील करेंगे। उसको बेनिफिट मिला था क्योंकि जिस दिन उसने क्राइम किया था उस दिन वो लॉ नहीं बना था कि 16 साल के को एडल्ट ट्राई कर सकता है, उसके बाद में बना 2015 में। तो ये पीनल लॉ होते हैं जिसके बेनिफिट एक्यूज को मिल जाता है, बट सिविल में ऐसा नहीं होता है। कोई इंसिडेंट आज हुआ है, आज से 1 साल बाद लॉ बनता है तो वो आज से भी लागू होता है, टैक्स में यही होता है। ठीक है, बराबर आया समझ में? पीनल लॉज में नहीं होता ये। आर्टिकल 20 की जब मैं आज डिस्कस करूंगा तब भी जानना। हाँ, लेकिन छानो वाले केस में देखो, वो मैं 22 में डिस्कस करूँ बेटर रहेगा, है ना? मतलब पॉइंट टू पॉइंट अगर अपन डिस्कशन करेंगे तो वो बेटर है। ठीक है, अभी अपन एनवायरमेंट की बात करना है। जैसे क्या होता है कि सपोज एक एक फैक्ट्री खोल दी, मैंने फैक्ट्री खोल दी, अब उसमें 2000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं बहुत सारे। अब सरकार को ये पता चलता है कि मैंने इन्वायरमेंटल लॉ से कंप्लाई नहीं किया। अब आप रैशनली सोचो, क्या वो फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए? कर देनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना? बोलो, नहीं करनी चाहिए ना? क्यों? क्योंकि उसमें वर्कर काम कर रहे हैं। भाई आप उस पर फाइन लगा दो, पहला चीज। और उसको आप उसको एक्सपोज टैक्स दो। आप उसको, मैंने जैसा बोला क्रिमिनल लॉ में नहीं होता है, सिविल लॉ में हो सकता है। एनवायरमेंट ऑफ सिविल लॉ की बात कर रहा है, एम्प्लॉय जुड़े हुए होता है, तो उसको क्या करते हैं लोग, पहले से उसको अप्रूवल दे देते हैं, फाइन लगा देते हैं और बोलते हैं कि अब आप कर दो काम। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सपोज टैक्स। अच्छा, मॉक में कितने तरीके किए थे सब लोगों ने पहले वाले पहले एनालिसिस करते हो? मॉक नहीं, मॉक में आप लोगों ने बन पाए थे क्वेश्चन, आप लोगों ने ऐसे सोचा था जिसपे अपन जो रीड कर रहे हैं क्वेश्चन को वैल्यू चेंज इन दैट वे, नहीं सोचा ना? हमने तो ऐसे ही सोचना है ना? तो बेसिकली समझे इस बात को। अभी पहले 6 क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन को अपन डील करते हैं। आ जाओ वापस। ठीक है, राधे केमिकल प्राइवेट लिमिटेड इज अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड, पढ़ो सब लोग, इसको शेयर करो, शेयर करो। हाँ, पढ़ो सब लोग। Radhe Chemical Private Limited incorporated company which manufactures pesticides and fertilizers. The company has just started a new plant in the city of Madras. However, the company has not taken environment clearance from the Pollution Control Board. After 5 months of its operation, it applies for the environment clearance. Will the court allow ex post facto clearance in this case? अच्छा, एक्सपोज फैक्टो सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही अलाउ होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब वर्कर काम कर रहे हैं, है ना? अब मैंने फर्टिलाइजर में एक तो ऑलरेडी हजार्डस है और एक आप ऑलरेडी लॉस कर दे, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो एक एक्सेप्शनल केसेस में अलाउ होती है। क्या ये एक्सेप्शनल केस था? क्या उसमें किसी वर्कर को लॉस था? पैसे नहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या कि वर्कर को लॉस है? अब अपन ये नहीं सोच सकते कि एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बी वेरी 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 स्ट्रिक्ट विद द फैक्ट्स। इमोशनल नहीं होना है क्वेश्चन के साथ कभी भी। हो सकता है वर्कर काम कर रहे हो, क्यों बोलते हैं? है ही नहीं ना, पैसेज में तो लिखा ही नहीं। पैसेज में कुछ लिखा है क्या कि एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस है? आपने कैसे पता कर लिया? है ना, अजम्पशन नहीं चलता है किसी भी जगह पे लाइफ में, अजम्पशन पे मत चलना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपन डील करें। क्या अलाउ करना चाहिए उसको? एनवायरमेंट क्लियर है, नहीं करना चाहिए, ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब नहीं करने वाले ऑप्शन देखते हैं अपन। द कोर्ट विल अलाउ, पहला हट गया। द कोर्ट विल नॉट अलाउ इस एक्ट टू कंट्रोल एनवायरमेंट क्लियरेंस एज देयर आर नो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। क्लियर? ठीक है, चलिए 7 पूछ लूं मैं। 7 एक्सप्लेनेशन दे देगा कोई? ठीक है, Terrace Construction Limited purchased the land for construction of towers for residential flats. Since construction activity causes pollution, the company took environment clearance from Pollution Control Board. However, despite taking clearance, the construction activities caused massive pollution due to uses of old machinery. क्या ये exceptional case है? क्या ये exceptional case बन रहा है? तो आप ओल्ड मशीनरी यूज कर रहे हो, क्लियरेंस आपको मिल गया है, उसके बाद भी आप बच्चे उड़ा रहे हो क्लियरेंस, क्या ये एक्सेप्शनल केस है? हाँ, फिर क्या होगा?
ऑप्शन क्या होगा? क्विकली लाइबल होगा, कंपनी लाइबल तो होगी ना, तो कंपनी शैल नॉट बी लाइबल हट गया। तीसरा क्या है? दी कंपनी शैल बी लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट एनवायरमेंट डैमेज इज अबव द नॉर्मल कॉस्ट। ये क्या होता है? मतलब आपको इलीगल काम कर रहे हो, मैंने इलीगल फॉर्म खोल ली, अब मैं बोल रहा हूँ कि सर फाइन उतना ही लगाओ जितना इलीगल चीज हो। ये क्या बात हुई? मतलब अगर आपका प्रेमाइसिस इलीगल है, सपोज ये बिल्डिंग इलीगल प्रेमाइसिस में बनी है, तो इसमें जो भी एक्टिविटी हो रही है सब इलीगल है ना? मेरा पढ़ाना इलीगल, आपका पढ़ना इलीगल, ये इलीगल, सब इलीगल है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि सिर्फ एक्स्ट्रा एक्ट तक इलीगल है। नहीं, पॉल्यूशन पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल पीपीपी लिखा हुआ है। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो पॉल्यूशन कर रहा है वही फाइन देगा, तो जितना पॉल्यूशन को डैमेज हुआ है उतना देगा। नॉर्मल टर्म्स में नहीं होता, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ठीक है, आपको डैमेज देना पड़ेगा। डैमेज उसमें दो तरीके, एक तो डैमेज आप बोलोगे इसमें आपने लॉस किया है, ठीक है, रिस्टोरेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो जो आपने किया उसको रिस्टोर करो पहले, तो फिर आपके ऊपर फाइन लगेगा। ठीक है, मैंने 100 रुपए का लॉस किया तो 100 रुपए तो नहीं लेगी, फिर फाइन लगेगा ना। 100 रुपए तो आपने लॉस किया, फिर आपकी गलती का फाइन पनिशमेंट वो भी तो लगेगी ना। समझ में आया? तो ऑप्शन कौन सा सही है? 7 का क्विकली बी। बी सही है, बी। ठीक है, 8 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट। हाँ, क्वेश्चन है किसी का? कोई बोला? ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ex post facto environment clearance might be granted। ठीक है, ये है कौन सा क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड that in exceptional circumstances ex post environment clearance might be granted, which of the following options seem to not fall under the category of exceptional circumstances। अब इसमें कौन सा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर नहीं आता है, ये हमको सेल करना है। चलिए आइए, द कोर्ट अलाउड ex post facto clearance as not giving clearance shall render more than 5,000 employees। ये एक्सेप्शनल केस होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मतलब कोर्ट चाहेगा 5,000 लोगों की जॉब नहीं जाए, मैं इनको क्लियरेंस दे देता हूँ। पहला हो गया, ठीक है, सही है ये ऑप्शन नहीं। The court allowed ex post facto clearance as not giving clearance shall disrupt the demand and supply of essential medicine in the light of ongoing pandemic। अच्छा, कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट बोल रही थी कि इस फैक्ट्री को बंद कर, जबकि वो फैक्ट्री मेडिसिन सप्लाई कर रही है। क्या ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बनेगा? बनेगा ना। पहला वाला भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस था, दूसरा वाला भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस था, लेकिन थर्ड जो है, द कोर्ट शैल अलाउ ex post facto clearance as not giving clearance shall render the owner of the factory to use their। अच्छा, मुझे लॉस होता है, क्या ये ग्राउंड हो सकता है? नहीं हो सकता। पहला दूसरा तो ग्राउंड है एक्सेप्शनल, है ना? तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, so quickly 9, Sunil and Suresh wanted to set up a chemical plant near Delhi NCR for manufacturing chemicals, dyes and cloth and textiles। They had a set up plant by December 2021 and immediately applied for environment clearance। भाई उन्होंने तुरंत environment clearance के लिए अप्लाई कर दिया, that is clear as of now। However, the Pollution Control Board refused to provide the clearance, citing pollution control mechanism in place। ठीक है, अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गया। आपने अप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लीन हो गए, भैया आप घर को गलत काम रहे थे, वो रिजेक्ट हो गया वहां पे। उसके बाद डिस्पाइट द रिफ्यूजल दे हायर्ड 100 पीपल टू वर्क इन द फैक्ट्री। गलत में और गलत, मतलब उनको लग रहा है कि भाड़ में जाएगा, नहीं दिया मैं तो करूंगा। ठीक है, अब वो क्या करना है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बनाने की कोशिश कर रहा है। चलो मैं 100 एम्प्लॉई रख देता हूँ, फिर तो तुम लोग मुझे रोकोगे, है ना? The Pollution Control Board used both of them and also shut down the factory। Suresh and Sunil contended before the court that ex post facto clearance be granted। अच्छा, ex post facto clearance तभी ग्रांट होगी जब आपने पहले क्लियरेंस नहीं लिया होगा। ठीक है,
एक्सपोज फैक्टो में क्या होता है कि मैंने क्लियरेंस नहीं ली है, मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, तो मुझे एक्सपोज फैक्टो क्लियरेंस मिल जाए। ठीक है, अब इसमें तो उसकी रिजेक्ट हो गई थी ना मेरे, तो क्या ये ग्राउंड है एक्सपोज फैक्टो का? नहीं, ही हैज बीन ऑलरेडी डिनाइड। अब वो 100 वर्कर हायर करे, 1000 वर्कर हायर करे, वर्करों का इशू सेपरेटली रिमूव हो जाएगा, है ना। बस एक्सपोज फैक्टो का जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल कि आपने पहले लिया नहीं, तो वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो ऑप्शन ए चेक करते हैं, अगर कोर्ट सेल ग्रांट नहीं, कोर्ट को ग्रांट नहीं करना है, ये तो क्लियर है, ऑप्शन ए पढ़ना ही नहीं। ऑप्शन बी, द कोर्ट सेल नॉट ग्रांट ex post facto clearance because the clearance was already denied to them and hence the question of providing ex post facto clearance does not exist altogether। आया समझ में? ठीक है, क्लियर? थैंक्स। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ट्रिकी है ना। चलो, Export Pharmaceutical Limited is a company engaged in manufacture of medicine। अब मेडिसिन में इसमें अपन क्या लगेगा? अरे यार, सर ने पहले ऑप्शन बताया था कि मेडिसिन में वो एक्सेप्ट सर्कमस्टेंस बन जाता है ना, किसी की डेथ हो सकती है, किसी की लाइफ को थ्रेट हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। सच मेडिसिन प्रोड्यूस आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। निमोनिया की इसमें मेडिसिन बनाई। However, a report of the Pollution Control Board shows that the company has regularly defaulted on complying with various environmental norms under the Environment Protection Act। Repeatedly आप एक लॉ को ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, आप मेडिसिन बना रहे हो, आप रिपीटेडली लॉ को ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद will the consequently the Pollution Control Board directed the company to stop its operation। The matter is before Supreme Court for the grant of a post facto clearance। अब बताओ, देगी क्या सुप्रीम कोर्ट क्लियरेंस? आप इमोशनल हुए, पैसे पढ़ के मेडिसिन दे रहा है, क्योंकि इसके ऊपर वाला एग्जांपल मेडिसिन का था, ठीक है, मेडिसिन। लेकिन इसमें जो चीज हुई है कि रिपीटेड वायलेशन, हाई ऑप्शन में रिपीटेडली आप वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको क्लियरेंस मिल गई है तो एक्सपोर्ट फैक्टो की बात ही खत्म हो गई। एक्सपोर्ट फैक्टो का तो सिंपल सी बात ये है कि आपको पहले नहीं मिला, मिल गई, आपको मिल गई और आप उसको वायलेट कर रहे हो रिपीटेडली, तो आप मेडिसिन बनाओ या अगर आप कुछ भी बनाओ, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। ये कभी ग्राउंड नहीं हो सकता कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं तो डोनेट करता हूँ बच्चों को चीजें, इसलिए मैं ग्रहण को मार सकता हूँ, ठीक है। ये कभी लॉ में ग्राउंड नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली ऑप्शन क्या होगा? नो, the Supreme Court will not allow ex post facto clearance because the company has regularly defaulted on complying with various environmental norms and also not obtained the environment clearance। तो पूरे खाते में दिल्ली हाईकोर्ट देने की आया समझ में? आप आपको क्लीन है लाना पड़ेगा, है ना। लॉ में एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, यू नीड टू कम विद क्लीन हैंड। लड़ाई हुई, मैंने 4 झापड़ मार दिए, उसने मेरे को एक मार दिया, मैं कोई पहुंचा पर मेरे को थप्पड़ मार दिया, बताओ मैं जा सकता हूँ? है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 11 और 11 से 15 तक समझ में आया कि किसी को? कोई समझा तक बता सकता है ब्रीफली? देखो टाइम भी अपने पास है ना थोड़ा सा, बहुत है था। ठीक है, ठीक है ना, उसका माइंड अप करना है। तो बेसिकली जो ये वाला जो पैसे है ना, कंसेंट पॉलिसी की बात करता है। लेकिन देखो जैसे नोट हो गया, जो फॉल्स नोट है, जैसे मान लो नकली नोट है, बेसिकली नकली नोट, नार्कोटिक्स, इन सब की जो पोजीशन होती है ना, वो ऑफेंस, ठीक है, ये नकली होती है, ये बढ़िया है। तो अब लाइवर कौन हो गया? ठीक है, यूआर राइट। मैंने नकली नोट लिया, मेरे पास है भाई, ये कोई पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि नकली है, बिकॉज मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ठीक है, आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, ये सब बेसिकली क्या होता है, जो फेस को हार्म पहुंचाने वाले लॉज होते हैं ना, उनमें कनेक्शन होता है। जैसे कि नकली नोट, नकली नोट से कितना नुकसान हो सकता है कंट्री की इकोनॉमी को, नार्कोटिक्स से कितना नुकसान होता है। कोई हथियार हो गया, अच्छा मेरे पास, मैं गन लेके आया तो रास्ता है, बोल रहा हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पास गन है, कैसे, है ना। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, दोनों पार्टीज के ऊपर बर्डन रहता है। एक पार्टी को तो बस ये बताना होता है कि जैसे मान लो मेरे पास गन, तो आप लोगों को सिर्फ ये बताना पड़ेगा कि सर गन लेकर के आए थे, कौन सा पोजेशन, ठीक है, मतलब सर कौन सा अवेयर, मतलब अब मैं ड्रग हूँ, बहुत ज्यादा ड्रग हूँ, इंटॉक्सिकेटेड हूँ, फिर आपने मेरे में गन रख दिया, वो लोग पोजिशन में कर पाओ, ठीक है, तो कॉन्टेक्ट पोजिशन नहीं है ना। तो मेरे को एक दिमाग में होना चाहिए कि ये चीज गलत हो सकती है, भाई मुझे पता भी तो होना चाहिए, है ना। कोई आदमी ड्रंक है, कुछ हो रहा है, मूवियों में दिखाते हैं, है ना, वो वांटेड देखिए सामने, वो उसमें चला कर देता है उसके पॉकेट में, है ना, तो वो क्या कॉन्टेक्ट पोजिशन की उसकी नहीं थी। सिर्फ मुझे इतना प्रूव करना पड़ेगा कि किसने खुद लेके आया, और मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि मेरी लाइसेंस क्या है, और मैं यहाँ पर जब आया हूँ इससे किसी को हार्म नहीं है, ये मेरे सेल्फ डिफेंसिव, मतलब इसका मुझे यूज है, ये किसी को हार्म नहीं करेगा, ठीक है। आगे समझ में, बेसिक प्रेमाइस समझ में आ गया, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, आ जाओ। अब इसमें एक आदमी के ऊपर एफआईआर हो गई, ठीक है। अब जैसे मान लो एफआईआर हो जाती है किसी के ऊपर, तो एफआईआर को प्रोसेस कराने के लिए अपने को हाईकोर्ट जाना पड़ता है, ठीक है। वो आर्टिकल 226 में भी जा सकते हो आप, और एक सीआरपीसी के अंदर प्रोविजन होता है 482, उसमें भी जा सकते हो। मतलब जैसे मान लो मेरे ऊपर कॉल से एफआईआर हो गई, तो अब आप ये बोलोगे झूठी एफआईआर है, तो कोर्ट में आप प्रूव कर दो कि आपने झूठी एफआईआर हो, कोर्ट में प्रूव करो, पहले तो हरास भी 2-3 दिन में मेरे ऊपर एफआईआर कर देगा, भाई कोई ऐसा आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, कर दो एफआईआर, कोई पैसा कमा रहा है, कर दो एफआईआर, केस चलेगा 4 साल में, है ना। 1994 में एक मर्डर हुआ था, 2019 में जजमेंट आया है, चलते हैं तो, अब पता चला उसने मर्डर नहीं किया था, तो एक क्विक रेमेडी होनी चाहिए ना। पता चले मैं बाहर निकला, सर ने मेरे ऊपर एफआईआर कर दी, तो बिल्कुल एक्सपर्ट चीजें हैं, राइट, कुछ कुछ चीजों में तो रूम होना चाहिए ना। तो बेसिकली 480 को इसी की रेमेडी और 226 दोनों को पूरा करके अपने टेंशन फाइल कर देते हो, और आप बता देते हो कि सर मैं कुछ सही, अब पता चले मैं सीतापुर में था, यहाँ मर्डर हुआ, बोल दिया सर ने किया है, वहाँ मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा हूँ, इस चीज को आप क्विकली प्रूव कर सकते हो ना, तो हाईकोर्ट इसको कॉन्फिडेंस में दे देता है और एफआईआर को क्लियर करता है, बेसिक, ठीक है। आइए बेसिक चीज समझ में आ रही, अब क्वेश्चन डील करते हैं अपन कोई चीज, आ जाओ। according to the according to your interpretation of message, when will a person accused of being informed by possession will be convicted? चलिए पहले, as per the prosecution the petitioner was unable to demonstrate the event on the position of party। तो पहले वाले में जैसे मैंने बताया कि दोनों को बताना पड़ेगा कुछ कुछ, तो बर्डन दोनों के ऊपर है, अगर आप मैसेज पढ़ोगे तो लिखा हुआ है बर्डन दोनों के ऊपर है, मतलब मुझे दिखाना पड़ेगा कि अवेयर ट्रांसफर, सामने वाले को भी दिखाना पड़ेगा कि ये हार्म नहीं कर रहा, तो पहला वाला ऑप्शन से नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है। The petitioner attorney on the other hand stated that the petitioner was not aware of the existence of these two parties। ये सेम चीज, बंदूक रखी और आप बोल रहे हो मैं तो अरेस्ट कर रहा हूँ, तो पता ही नहीं था, और मेरी जेब में रखा हुआ है, मेरे घर में बंदूकें रखी हुई, हथियार रखे और आप बोल रहे हो मुझे पता नहीं था, ये चीजें नहीं हो सकती। उसके बाद where there was no concise possession the court will definitely FIR, ठीक है, इसको अपन करते हैं सी ऑप्शन राइट हो सकता है। डी पढ़ते हैं अपन, where one or D live life charges were discovered in the accuser's possession, the prosecution has taken the position that mens rea and malafide intention must be present to establish the conscious possession। अपन ने क्या बात करी थी कि मेरे को तो एक दो चीजें प्रूव करनी है,
एक तो पोजीशन आपको बताना है कि पोजीशन जो थी वो आपके डेलिब्रेट थी, मेरी साइड से हो गया। दूसरा क्या बताएगा कि इसका मेलाफाइड इंटेंशन था रखने का। ठीक है, आया समझ में? दोनों चीजें मिलेंगी अपन को, तो ऑप्शन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? देखो सी भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है इसमें? सी। ठीक है, आया समझ में? कोई डाउट? कैसे सीधी सीधी हो रहे हो? चलो, कैच कर रहे हो ना, वर्ड समझ में आ रहे हैं ना, है ना? सीधी सीधी नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, the conscious possession on several points, choose a statement that defines the term accurately in the light of passage given. अच्छा, ऑप्शन पढ़ो, क्विक लिखा दो जल्दी। The mere possession of ammunition without knowledge does not constitute an offense under the arms act. The mere possession without knowledge, विदाउट नॉलेज जैसे मैंने बताया कि मैं सो रहा हूँ, मुझे नॉलेज इसकी वजह से मेरे पास है, फिर मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो वैसे कर सकता, वो तो मैंने फोटो खिंचाने के लिए बंदूक रख रखी है कितनी बड़ी, एक एक ऑडी सेवन है, वो तो सर फोटो खिंचाने के लिए है। बट मेरे को ये तो पता हो कि मेरे पास ऐसी ऑडी सेवन है, मेरे घर में जाकर के कोई ना रख दी, उनको इस प्रिंसिपल मेरे को डायरेक्ट करवा दूंगी। और आप देखना है बेसिकली डेली आप गए, मतलब आप गए, तो बेसिकली इसमें कई बार क्या होता है कि मिसयूज हो सकता है। मान लो मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, है ना, मुझे ग्रेजुएट है, मैं गया घर पे और मैंने मुझे यही तो होता है ना, उसको पता तो हो कि मेरे पास है ना, फिर वो ये डिसाइड नहीं ले सकती कि मुझे तो मेरे को था तो कहीं पर मैं खेलने के लिए रखा। ठीक है, आ जाओ। तो ऑप्शन ए रूल आउट हो गया। Only the conscious possession of a firearm or ammunition when the individual is fully aware of the position can constitute an offense. देखो, अब भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं ये पूछूं अगर लाइसेंस लो, लाइसेंस तो रख सकता हूँ ना मैं, इसमें क्या बोल रहा, अब अपन को इमोशनल नहीं होना है, ऐसे पे स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ना है कि उसमें लिखा है कि आप कोई सा फायरआर्म नहीं रख सकते, एम्यूनिशन नहीं रख सकते, बस फिर आप लाइसेंस देख रहे हो और वो फॉलो किसी पर्पज से दे रहे हो ना। ऑप्शन ए गया गया, ठीक है। तो अब आते हैं ऑप्शन सी पे, when there is no prima facie proof of malfeasance on the part of the accused in storing the ammunition and passenger safety is not jeopardized, the position said to not to be conscious, ये भी नहीं है। अगर किसी की मैंने रख रखी है बंदूक, ठीक है, और किसी को आरोप नहीं हो रहा है, मैंने ये चीज प्रूव कर दी, तो फिर अपन इसको ऑफेंस नहीं कर सकते, बट चीज प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं अपन ऑप्शन डी पे। The possession is deemed to be conscious when an individual keeps the ammunition with the malicious intent and the safety of the passenger is jeopardized. ठीक है, मतलब पोजीशन किसको बोलोगे आप? कंसेंट पोजीशन, जब मैंने वो गन रख रखी है, मुझे पता है, और देयर इज अ हार्म टू माय को पैसेंजर। ठीक है, मेरे पास बंदूक है, मुझे पता है कि मेरे पास बंदूक है, और देयर इज अ थ्रेट कि आप लोगों को हार्म हो सकता है, तो मैं लायबल हो सकता हूँ। इस चीज का पूरे स्ट्रेट नहीं करेगी कि मैं एक बात को उड़ाऊं। ठीक है, ओके। अब तेरा क्वेश्चन, अच्छा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में सब लोग जानते हैं, पिछली बार क्लैश का क्वेश्चन आया था पढ़ा क्लैश का क्वेश्चन 2022 का, बट मॉक एनालिसिस करते हो नहीं करते, बस यही से बात है करते हो। मॉक एनालिसिस या सबसे इम्पोर्टेंट चीज, थ्योरी कितनी भी अच्छी कर लो, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, प्रॉब्लम पता नहीं होगी नहीं। आर्टिकल 14 सबको पता है, तो हमने पापा से पूछना है पापा आर्टिकल 14 क्या बता रहे, पापा रिजर्वेशन सही है गलत है, बेटा अपने अकॉर्डिंग सही गलत नहीं है, पर सरकार के हिसाब से सही है, कोई भी बता देता, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते। इसलिए मॉक देने के बाद सिर्फ मॉक देना सोल्यूशन नहीं होता, मुझे मेरी वीकनेस, मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता होना, मैं क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे प्रॉब्लम थी कि मेरे को फैक्ट क्लियर नहीं, लेकिन मुझे ये वाली बात पता थी। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं पता है तो आप उनको ओवरकम कैसे करोगे? ओवरकम नहीं करेंगे तो हमारी रैंक अच्छी नहीं है, बिकॉज यू नीड टू कम्पीट विद द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है,
फिर 6 स्टूडेंट के बीच आपको कंपटीशन नहीं, आपको कंपटीशन है 50,000, सही बात समझ रहे हैं? ठीक है, स्मार्टली काम करना है, फिर बढ़ावा मेहनत नहीं करना, ठीक है। सो लेट कंप्लीट। नीरज is a Jammu Kashmir native. This village has been declared under AFSPA 1958. अरे जहाँ पे भी AFSPA लग जाता है वहाँ पर मिलिट्री सिविल रूल करती है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को डेजिग्नेट कर देते हैं, वहाँ पे आर्मी अपने हिसाब से डील करती है। अब क्या होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे मान लो परसेंट सीजर के लिए पहले वारंट लेके आओ। भाई मेरे घर में पड़ी हुई 50 तोप है, आधे घंटे में आने वाले हैं टेररिस्ट, मैं बोल रहा हूँ नो शो मी द वारंट। ऐसा होगा? नहीं होगा ना। आप वहां पर अपने फंडामेंटल राइट 22, 21, 19 लेके आ जाओ, पर मेरा तो फंडामेंटल राइट है। आप अंदर जब ही जाओगे जब आपके पास वारंट होगा। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए अफवाह लगाया जाता है। अफवाह लगाया जाता है यहाँ पे डिस्टर्ब एरिया हो। एमपी में, महाराष्ट्र में कभी अफवाह नहीं है, ये लगेगा पाकिस्तान बॉर्डर पे है ना, बांग्लादेश बॉर्डर पे, यहाँ से लोग आ सकते हैं, है ना। और है ना, जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हो सकता है, जैसे नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, जहाँ पे भी इंटरजेंसी के चांसेस ज्यादा हो, है ना, तो वहां पे अफवाह लग जाए। तो कब कोई भी नाउ army officials fought Neeraj for the possession 2 missiles, 1 grenade and 2 landmines. As his lawyer, you choose a statement that will be your line of action in this case. क्या लाइन होगी आपकी? As an accused lawyer, you will file a petition for quashing an FIR. अच्छा कर सकते हैं FIR petition से? नहीं कर सकते ना, बस उसका मिली है तो ये तो नहीं कर सकते कि FIR को आपको प्रूव करना पड़ेगा ना भाई। अब इस पे पैसे को समझो कि यू नीड टू प्रूव कि उसके यहाँ पे किसी और से रख दी, इस सिर्फ एक ही स्टेप है कि आप प्रूव कर दो कि इसके यहाँ कोई और रखे। ठीक है, यही हो सकता है बचने का तरीका, और तो कोई तरीका है। अगर मेरे घर में मोबाइल नहीं है तो बोल दूंगा कि भाई सर मैं तो बाहर था, मैं अपने घर में था, आई वॉज आउट एंड मेरे प्लेस को और ने यूज किया है, मेरा कोई मनोकाई इंटेंशन। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन किस लाइन की बात कर रहा है? As accused counsel, you may submit a plea that the accused was not aware of the ammunition that was not in concealed possession. ठीक है, बराबर, right? Jump to the next question. Question हो तो डाउट पूछते जाना, ठीक है? Continuing with the same track as above, who has the burden of proof in case of involving concealed possession of ammunition? अच्छा मैंने शुरू में बताया था दोनों पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा, बताया था, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। तो बर्डन किस पे है? दोनों पार्टी के ऊपर। ऑप्शन दोनों पार्टी वाला कौन सा है? ऑप्शन ए। आया समझ में? ठीक है। 15 नीरज इज अ जम्मू कश्मीर। अब इसका क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगा? आपको प्रिंसिपल पता हो, आईडी एक मिनट है ना, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है। हाँ 15 Neeraj is a Jammu Kashmir native. His village has been declared under Armed Forces Special Powers Act 1958, an act of Indian Parliament that allows the armed force power to preserve public order in disturbed area. Neeraj has in possession 2 missiles. मिसाइल वर्ड को भी समझना है ना, छुरियां नहीं रखनी होती, मिसाइल। ठीक है, अब अच्छा मिसाइल रखी हुई है मेरे घर में और मैं ये बोल सकता हूँ कि सर मुझे तो पता ही नहीं मिसाइल, सर मैं तो आगे कमरे में रहता हूँ, पीछे कमरे में पता नहीं मिसाइल रखी हुई है, मिसाइल है वो, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन इधर की था, नीरज ड्राइवर होगा। आगे समझ में, अपन को रूल आउट करना है बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली अब क्विकली करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में पहले मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे। स्पेसिफिक रिलीफ क्लियरली होता है कि जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉयलेट हो गया, जैसे मान लो हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट, मैं
फेल किया उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, इनको डैमेज मिलेगा, बट हर जगह पे डैमेज नहीं चाहिए होता है। कहीं आप कभी कभी ये बोलते हैं ना सिर्फ पैसे देने से पीछे हट जाओगे, कुछ कुछ चीजें पैसे से वापस नहीं आ, इसलिए वो इनको रिपोर्ट करेगा टू परफॉर्म स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर चीज, वो चीज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट 1963 में डील होती है। ठीक है, आगे समझना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट ये होता है। अब क्वेश्चन पे करते हैं। अच्छा, दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, इधर देखो हम लोग। एक तो इंटरेस्ट इन लाइट होता है, जैसे मान लो आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट आज से स्टार्ट हो, मतलब इन्होंने इनको बोला कि मुझे सेल करनी है इस चीज की, और एक तो ये आज से ये सेल नहीं कर पाए, तो एक तो इंटरेस्ट आज से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये वाला इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है कि ऐसा एग्रीमेंट होता है कि अगर बेटा आपने 10 दिन डिले कर दिया तो 10,000 रुपये आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट ये चीज देखनी होगी। दूसरा इंटरेस्ट होता है जब कोर्ट बोलते हैं कि आपको 10,000 रुपये देना है 1 महीने के अंदर, और आपने वो नहीं, फिर वहां पर कोर्ट क्या करेगा, आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट करेगा। वो इंटरेस्ट एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना जरूरी है, वो कोर्ट अपने उसमें देता है जुडिशियल माइंड। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पहले वाले में केस में नहीं चलता कोर्ट का, उतना होना चाहिए, है ना, लेकिन दूसरे वाले में कोर्ट का डिस्क्रिप्शन चलता है। आया समझ में? पैसेज पढ़ो, यही लिखा, पढ़ने आराम से, हमको क्विकली इसको डील करना है। आ गया? अब अगर मेरे को स्पेसिफिक रिलीज के बारे में पता होता, मुझे पता होता कि क्या 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 है, अगर मैंने पढ़ा होता, क्लास में अटेंड की होती, तो मेरे को स्पेसिफिक रिलीज का आइडिया होता। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन। अच्छा, 300 एकड़ लैंड की बात कर रहा है, जल्दी पढ़ो सब लोग साथ में। ठीक है, आपने अपने जुबीन सलीम एंड जावेद आर थ्री ऑफ sensor whose father has left them 300 acre of land. ठीक है, अब क्या हुआ, दे लेटर लीज द फार्म टू फरहान, 1 2 3। ठीक है, 3 लोगों के पास 300 एकड़ का लैंड है, और लैंड को हम लोगों ने दे दिया, गाय के लिए लीज के लिए दे दिया कि हम तीनों से मैनेज नहीं हो रहा, आप इसको मैनेज करो, मैनेज करो। मैनेज करने का मतलब यू आर नॉट द डोनर, यू आर द मैनेजर, यू विल गेट योर अमाउंट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ओनर नहीं हो। ठीक है, अब क्या हुआ, मुझे लगा कि यार मेरे से बिजनेस डील नहीं होगा, हम तीनों ने डिसाइड किया कि अब अपन बेच देते हैं। क्या है, बेच सकते हैं, बेच सकते हैं ना? मुझे आपसे पूछने की जरूरत है, आर यू द ओनर? Whatever profit you have earned till now, I will provide it to you. Right? So this sale will it affect for right? No. Therefore, correct option is option B is correct. Farhan merely hold right over the land as a leasing, and the sale has no effect. मैंने जो बोला भाई ये आ गया समझ में? ठीक है, आ रहा समझ में? फॉलो कर रहे हो, है ना? ठीक है, आ जाते हैं 17 क्वेश्चन पर। Continuing the similar fact as above, suppose the three brothers promise Farhan to sell the said land once he completes his lease of 1 year. अच्छा, अब मैंने आपको ये बोला ठीक है, 1 साल काम करो तो मैं बेचूंगी। अब क्या मैं बेच सकता हूँ? नहीं लिखा, do not get emotional, do not put your mind, it is written, पैसेज में लिखा है, पैसेज में लिखा मतलब है, और पैसेज में जो नहीं है वो नहीं है। पैसेज में क्या लिखा है कि मैंने इनको बोला 1 साल के बाद आप 1 साल काम करो, 1 साल के बाद बेच दो। अब मतलब 1 साल का वेट तो करना पड़ेगा ना, वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या उसको इनपुट करा सकते हैं ओपन फॉर्म निकाल लो सब लोग, 70 क्वेश्चन पे हम लोग। ठीक है, हाँ, अब क्वेश्चन बताओ मेरे को, ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, जल्दी अपन उसको शुरू कर सकते हैं, निकालो सब जल्दी।
So, yes, because he can seek justice and also request the court to order the defaulting party to perform as much as the contract as possible in the state. अच्छा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में मैंने बोला था कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कोर्ट परफॉर्म करा सकती है। अब कोर्ट मुझे बोल सकती है ना कि 1 साल वेट करो, है ना, 1 साल वेट करो, अगर वो लेने में इंटरेस्टेड नहीं होगी, सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं होगी, देन आपके टर्म्स एंड कंडीशन कर सकते हैं। इसलिए डिफॉल्टिंग पार्टी को कोर्ट इम्पोज कर सकती है टू वेट टिल हर, ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ। 18 क्वेश्चन। अच्छा, अब इसको अपन, वेंडर कौन होता है जो बेच रहा है, वेंडी कौन होता है जो खरीद रहा है। राइट इन पर्सनम ये होता है कि राइट अगेंस्ट वन पर्सन, ठीक है, राइट इन पर्सनम मतलब जैसे मेरा और मैम का कोई एग्रीमेंट है, तो हम, मेरा जो राइट है इनके साइड में या इनका जो राइट है मेरे साइड में, दैट वुड बी राइट इन पर्सनम, ठीक है, पर्सनल राइट है, ठीक। अच्छा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक करता होता है, करता ही ना कुछ करता है, करता है वो, तो वो करेगा, ठीक है। जितनी भी सेल होती है, जब तक फैमिली नाम ही हिंदू अनडिवाइडेड है, डिवाइड हो गई, अपन 10 लोग, अभी तक आई एम भी करता, अब ये दो डिवाइड हो गए, नाउ दिस इज वन अनडिवाइडेड फैमिली, दिस इज वन अनडिवाइडेड फैमिली। नाउ सी इज दी करता और दिस फैमिली, सी इज दी करता और दिस फैमिली, ठीक है। तो क्या आप लोग बोल सकते हैं कि मेरा कोई राइट है किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में, जब तक कि ये यूज कर रही है, जब तक उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ठीक है। तो पैसेज का ऑप्शन यही सही, ठीक है, गॉट द पॉइंट। जल्दी जल्दी रैप अप करना है, रिमेनिंग 20 क्वेश्चन, ठीक है। 19 क्वेश्चन, जब प्लेन टेप क्या हुआ, ओके, जब प्लेन टेप पढ़ो, रीड करो, अच्छा अटेंडेंस बाद में कर लेना, रीड करो क्वेश्चन है आप लोगों के पास, मॉक, मॉक किसी के पास है? अच्छा, एक एक बैंक से एक ही मॉक है, ठीक है। तो द प्लेन टेप ऑफ फॉर्म मोबाइल में है, मोबाइल ऐसी मैनेज यार, पेज नंबर कौन से थे हम लोग, कोई बताएगा? क्वेश्चन नंबर 90 था। ठीक है, 20 पे आने वाला है। मेरी पहली ऑफलाइन क्लास है, तो मतलब सेटअप के साथ आने मत आपको इंटेंडेड, ठीक है, पार्ट। चलिए 19 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूँ, 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ से लिखते हैं। The plaintiff, a firm that operates hotels in several locations, furnishes the defendant with a space to leave and license of the lease है, space on lease, ठीक है, leave नहीं है, lease है, ठीक है, and a license for a period of 12 years. Under these terms, the defendant agrees to make a loan for a specific sum to the plaintiff. Address a letter of defendant requesting the property be vacated before the expiration of the time period is specified. In exchange, the defendant requested that the deed be renewed. There was a fire outbreak one day in the plaintiff's hotel, which affected the school premises, as well as defendant vacated the place soon after. Can defendant sue the plaintiff for the specific performance of a contract under section 10? क्या उसको इन्फोर्स कर सकता है? अरे फायर तो बाद में लोग हुई ना, उससे पहले इसमें बोल दिया था कि मैं तो खत्म करना चाह रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन क्यों घुमाया आपको, घुमाया, इमोशनल नहीं होना है,
मतलब मैं ऑलरेडी माइंड अप कर चुका हूँ, मुझे तो फिक्स करना है, फायर तो बाद में आएगा। बट अगर मैं ऑलरेडी माइंड अप कर चुका हूँ कि आई वांट टू डिच समवन, और फिर बाद में ये फायर आ गई, तो उसमें स्पेसिफिक रिलीज प्लांट कर सकता है कोई। फायर में जो लॉस हुआ उसको मेकअप कर देता है। मतलब अब ये भी नहीं देखना है कि अरे जब फायर में सब कुछ चला गया होगा तो कोई डैमेजेस किस ग्राउंड पे देगा, तो कुछ कुछ चीजों को कोड मेकअप कर देता है। फायर में कितना डैमेज हुआ, क्या डैमेज हुआ, ये हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते, अज्यूम नहीं कर सकते अगेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। Mainly a person who buys the land or property acquires a legitimate right to enforce specific performance or of the agreement in case of an agreement to sale. Right in personam gives the person right against one person to the contract. It generally will correspondence with duty imposed on the person. जैसा मैंने समझाया, राइट इन पर्सनम सही है, ठीक है। और राइट इन पर्सनम कहाँ होता है आपका, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में होता है, वेंडर और वेंडी के बीच में होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं इनको कोई चीज बेच रहा हूँ, वेंडर वेंडर वेंडी, ठीक है, देयर विल बी राइट इन पर्सनम, ठीक है, राइट इन पर्सनम दो इंडिविजुअल के बीच में होता है, देयरफॉर बोथ द थिंग्स आर करेक्ट। ठीक है, अब क्विकली डील करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21 में। क्विकली चलो आ जाओ जल्दी सब लोग, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 21। वाले क्वेश्चन नंबर 21 अभी सबको ठीक है। अच्छा, आर्बिट्रल अवार्ड मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर जैसे कोर्ट ने आर्बिट्रल अवार्ड दे दिया, आर्बिट्रेशन एक अलग होता है, मैं आर्बिट्रेटर हूँ, देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन फर्म ए एंड फर्म बी, ठीक है। अब ये लोग जीत गए डिस्प्यूट में, अब आप लोगों को पैसा देना था 10 दिन में एंड यू फेल्ड, तो अब क्या होगा, इस पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, लगना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये पैसे इंटरेस्ट के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद वो चीज भी है इसमें जो मैंने बताई थी कि वो इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होगा, दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, आगे से समझना सभी को, ठीक है। एक अब था पूरा चीज को लेकर के क्वेश्चन डील करो। चलो, in the above passage mentioned the author has अच्छा ठीक है, अच्छा पैसेज सर ने पढ़िए, मॉक किसी ने नहीं दिया हो, मॉक सबने दिया है, नहीं दिया आप लोगों ने। इस पैसेज में बेसिकली ऑथर ने ये जो इंटरेस्ट होते हैं दोनों तरीके से, उसको इंटरेस्ट को क्रिटिसाइज किया, ठीक है। दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, एक जैसे डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया और आपने पैसे नहीं दिए तो फिर पार्टी को इन्फोर्स कर दोगे आप कि आप इंटरेस्ट दो, ठीक है। तो इसको क्रिटिसाइज किया है, तो बेसिकली यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे कर दो बैठने, ओके। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है द ऑथर हैज क्रिटिसाइज्ड सेक्शन 31 सबसेक्शन 7, ठीक है, पूरी पैसेज, ठीक है, इसी के ऊपर है, इसी को क्रिटिसाइज किया है। तो ऑप्शन क्या है, द ऑथर हैज क्रिटिसाइज्ड द इंटरेस्ट बेयरिंग क्लॉज इन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं किया है, वो तो सेक्शन पूरे सेक्शन की बात किया है जो सभी तरीके के एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को लगता है, देयरफॉर ये आपका गया, ठीक है। अभी मैं बी को छोड़ देता हूँ बिकॉज बी इज द करेक्ट आंसर। द ऑथर हैज क्रिटिसाइज्ड अनफेयर कंपटीशन बिटवीन द टू पार्टीज एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट। वैसे है ये चीज डिस्कस की है, बट सिर्फ ये चीज डिस्कस नहीं की है, ठीक है, देयरफॉर नो। द ऑथर हैज क्रिटिसाइज्ड द आर्बिट्रेशन एक्ट फॉर गिविंग टू मच फ्रीडम टू द पार्टी। आर्बिट्रेशन की बात पूरे एग्रीमेंट की बात करते हैं, अगर प्रोविजन है उसके अंदर सिर्फ एक प्रोविजन की बात कर रहा हूँ ना, तो फिर ये गया, करेक्ट ऑप्शन अपना बी सही है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन बॉब द बिल्डर, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है आपको बॉब द बिल्डर, ठीक है। अच्छा, बॉब द बिल्डर ने क्या किया, इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी इंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस बना ली गवर्नमेंट गेस्ट हाउस, ठीक है, सब लोग बोर्ड में देख दो, ठीक है।
बहुत सारी दिखा है आप लोगों को भी, देख सकते हैं। In the year 2015, they entered into a contract with the state of Maharashtra for the construction of guest house city in the Bombay. The contract provided that the construction should be completed in 5 years, and if the construction is completed within the time, then the government shall make the payment within 6 months. Contract है यहाँ लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट में 6 महीने में पे करना है. The government failed to make payment within 6 months. Bob the builder invoked the arbitration clause and claimed an interest of 5% on delayed payment. The government argued that such interest आगे payment cannot be made in light of the interest bearing clause in the contract. The arbitral tribunal award no interest to Bob the builder on the delayed payment. Bob the builder challenges the arbitral award before the High Court. Should High Court intervene in the said decision of the arbitral tribunal? क्या होगा इसका आंसर बताओ. क्या हाई कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है? नहीं कर सकता क्योंकि स्पेसिफिक एग्रीमेंट है. अब ये अपन ही दिमाग लगा ले कि यार उसमें लिखा है कि 6 महीने में पे नहीं करना है और 6 महीने में पे नहीं करेगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ये तो कहीं लिखा ही नहीं है यार. अगर उसमें लिखा हुआ है कि 6 महीने में देना है, अगर आप 6 महीने में नहीं दोगे तो कुछ तो करूंगा ना मैं. कॉमन सेंस, ये है कॉमन सेंस. अब अगर अपन मैं यहाँ पर दिमाग लगा लूँ कि यार उसमें तो सिर्फ यही लिखा है 5% लोन 5% इंटरेस्ट आपको दे दिया. ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है. मैंने बोला था कि अगर आप फेल करते हो तो फिर कोर्ट का डिस्क्रिप्शन चलने लगेगा. ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा सही? आगे समझ में. अब क्वेश्चन नंबर वापस एरो से चेंज करना होता है. ठीक, क्वेश्चन नंबर 20. बहुत दिक्कत है यार. समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 दिख रहा है, 23 दिख रहा है हिंदी वाले. ठीक है, अब आ जाते हैं 23 क्वेश्चन पे. द एसेंशियल इल्यूड द कंपोनेंट ऑफ फ्री चॉइस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. This position of law is arbitrary as the parties are not placed at the same pedestal while entering the contract. अच्छा, इस पैसेज के लाइंस की जो 2-3 लाइंस हैं वो बात करती है बेसिकली पीएसयू. पीएसयू आप लोग सभी जानते हैं, ओएनजीसी, सेबी, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है जो गवर्नमेंट सेक्टर की तरह पब्लिक सेक्टर. ठीक है, जैसे ओएनजीसी. अच्छा, ओएनजीसी से मैं डील कर सकता हूँ क्या? मैं नेगोशिएट कर लूंगा उनसे. 1600 करोड़ रुपए का मैटर है, मैं बोलूंगा उससे मेरे हिसाब से काम करो, कर लेंगे बोलो. लेकिन मुझे कुछ काम करना होगा तो मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी ना. टर्म्स एंड कंडीशन रिटन यू हैव टू जस्ट से रेडी. ठीक है, इधर यस और नो. वी हैव नो बार्गेनिंग पावर. बड़ी कंपनी के साथ वी हैव नो बार्गेनिंग पावर. देयरफॉर अपन कह सकते हैं इस पैकेज में ये बोला है कि जो फ्री कंटेंट है is affected due to big enterprises hampering their choices. As I said, बहुत ज्यादा चॉइस नहीं होती. Either you come or there is someone else to join this. ठीक है, तो बेसिकली ऑप्शन B is the correct option. ठीक है, क्विकली 26 को डील करते हैं अपन. दिख रहा है सबको? ठीक है, 24 पर रिद्धि and Nidhi entered into a contract for the supply of building. ठीक है, being 20 in number by the end of the year. Riddhi, अच्छा, by the end of the year. डेट मेंशन है. ठीक है,
डेट लिखी हुई है। आगे एक चीज क्लियर हो गई जो अपन पढ़ रहे थे, जो अपन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद 5% एनएम की बात लिखा हुआ है। आर्बिट्रेटर ने डिसाइड किया कि 5% उनको इंटरेस्ट दे देते हैं। सेम पुरानी वाली पैसेज में भी यही था, है ना। क्या हाईकोर्ट इंटरफेयर कर सकता है इस चीज में कि गलत दिया है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं आ रहा समझ में, डेट होना चाहिए, ठीक है ना। अगली पैसेज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हाईकोर्ट इसमें नहीं कर सकता। अब इसमें ऑप्शन देखो, हाईकोर्ट वाले कितने हैं। द हाईकोर्ट विल नॉट इंटरफेयर, ठीक है, ये एक तो द हाईकोर्ट विल इंटरफेयर, द हाईकोर्ट मे इंटरफेयर, द हाईकोर्ट का मे नहीं होता है लॉ में, या तो करेगा या नहीं करेगा, मे नहीं होता है, कर सकता है। अगर पावर होगी तो करेगा, नहीं होगी तो नहीं करेगा। या इसका मन थोड़ी है कि आज मेरा मूड है आज अपन करें, ऐसा नहीं है ना। देयरफॉर ये चीजें अपन को, बेसिक चीजें अपन को कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन द हाईकोर्ट विल नॉट, बेसिकली अगर आपको टाइम दिया है कि 10 महीने में आपको एक चीज करनी है, अगर आप नहीं करते हो तो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। दैट इज द सिंपल थिंग, ठीक है। टाइम नहीं, चलो लास्ट क्वेश्चन है, इसका हम लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करें, ठीक है। ओके, तो हाँ ठीक है, प्रभु अब 26 डील करते हैं पर लास्ट क्वेश्चन। Raheja distributors and Kartik suppliers entered in a contract for supply of goods from Raheja to Kartik. Raheja failed to supply the goods on time to Kartik, thereby invoking the arbitration clause in the agreement. The arbitration clause provided that there shall be no pendant like interest. ये भी चीज मेंशन है क्लियरली, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है the arbitrator decides in favor of Kartik and also provides payment of interest of the rate of 5%, ठीक है, from the date of award till the date of payment, ठीक है। अब वो हाई कोर्ट में चैलेंज किया, आया पैसे समझ में, पढ़ लिया सबने, क्या होगा इसका ऑप्शन की बताएगा। अच्छा, मैंने पैसे स्टार्ट होने से पहले दो तरीके के इंटरेस्ट बताए थे। एक तो इंटरेस्ट पेंडेंट होता है जो कि एट द टाइम ऑफ लिटिगेशन होता है। क्या ये लिटिगेशन की बात कर रहा है? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% फ्रॉम द डेट ऑफ अवॉर्ड टिल द डेट ऑफ पेमेंट, ये एक अलग इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इन पेंडेंट जो होता है वो होता है आपका डिस्प्यूट होने से पहले। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, इसको अच्छे से समझ लो कि एक एग्रीमेंट है मेरे और मैम के बीच, ठीक है, पूरी पैसे उसी पे है। इंटरेस्ट इन पेंडेंट क्या होता है कि आज इन्होंने एग्रीमेंट 100 चीजें भेजी थी, इन्होंने आज नहीं भेजी, तो मैंने बोल दिया कि अब आपको मुझे इन सब चीजों का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट तभी दे सकते हैं जब ये एग्रीमेंट में होगा, ठीक है। जैसे लिखा था 5 महीने में देना होगा, 6 महीने में देना होगा। दूसरा एग्रीमेंट ये, दूसरा इंटरेस्ट ये होता है कि कोर्ट में गए, कोर्ट ने इनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर दी 5 करोड़ रुपए की और बोला 15 दिन में देना। अब 15 दिनों में इन्होंने नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा। ये अलग इंटरेस्ट है, दोनों इंटरेस्ट अलग अलग है, दोनों एक इंटरेस्ट अलग की बात कर रहा है, एक इंटरेस्ट अलग की बात कर रहा है। इसलिए हाईकोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि इसमें जो लगाया है वो इंटरेस्ट लगाया है सब्सिक्वेंट वाला। आर्बिट्रेशन आप जब फेल किए हो पेमेंट देने से तब वो इंटरेस्ट लगता है, वो लगा है। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इंटरेस्ट पेंडेंट जो मैंने पहले यूज किया था। तो अलग अलग चीजों की बात कर रहा है कि हाईकोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा।